नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करके आपको बता दें, एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के माध्यम से यूपी सरकार एक ऐसी योजना बना रही है, एक ऐसी प्लानिंग कर रही है जिससे कहीं ना कहीं ना सिर्फ अवैध घुसपैठ को, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, उनको बल्कि उत्तर प्रदेश में रोका जा सके, बल्कि पूरे देश से ही उनको बाहर किया जा सके। इसके लिए भी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी सरकार एक प्लानिंग कर रही है जिसके तहत एक निगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी और इस निगेटिव लिस्ट में उन तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। इसका खाका पूरी तरीके से यूपी सरकार ने तैयार कर लिया। आपको बता दें, एक पूरा का पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके तहत जितने भी लोग जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उनके फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट और उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी, जिसके बाद ना सिर्फ उनके नाम डेटाबेस में तैयार किए जाएंगे बल्कि इन सभी लोगों के नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे, कि जिससे ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जाकर के अपना ठिकाना ना बना सके या अवैध तरीके से फिर से कहीं दोबारा वापस भारत में ना आ सके। इसके लिए भी पूरा खाका तैयार यूपी सरकार कर रही है और ये पहला कदम है, प्रभावी कदम है यूपी सरकार का, जिससे कहीं ना कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कड़ा एक्शन लेने के साथ ही साथ उनके ऊपर पहली नजर बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें निकल करके सामने आ रही है कि जो भी लोग इस तरीके के जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके तैयार करते थे, इनकी ट्रैकिंग के लिए भी सिस्टम लाया जा रहा है कि जिससे इसको भी रोका जा सके और जो भी नेटवर्क या नेक्सस होगा जो इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है उसकी स्कैनिंग करके उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान लाने जा रही यूपी सरकार। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर सर्वे में जो नाम निकल करके आएंगे, जो घुसपैठ ये हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं से एक निगेटिव लिस्ट तैयार की जा रही है और वो निगेटिव लिस्ट कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि एक ऐसा खाका होगा जो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है और इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत के अंदर आ जाते थे। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईआर सर्वे में कितने ऐसे घुसपैठिए और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम निकल करके सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं योगी सरकार जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रही है, उसमें रखने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये पूरा खाका, पूरी प्लानिंग तैयार की गई यूपी सरकार की तरफ से, तो इसका कितना असर दिखाई देता है और जो प्लानिंग है जो धरातल पर लेकर के आएंगे, ये किस तरीके से पूरी तरीके से जो अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए कितना प्रभावी साबित हो सकते हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं बता दूं, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में सबसे बड़ी इस समय जो बड़ी खबर है वो कल रात एक जो है पुलिस की और कुछ बदमाशों की जो है मुठभेड़ हुई है। और ये बदमाश अगर बात करें तो मतलब 9 तारीख की रात ये जो है मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में उसमें बदमाश में एक उसके पैर में जो है लंगड़ा ऑपरेशन के तहत एक गोली लगी है। और वहीं पे अगर बात करें तो ये घटना 8 तारीख को घटना हुई थी और ये जैसे ही पत्रकारों के अगर बात करें तो कानों में भनक गई कि एक मीन एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट हो गई है और इस लूट में बहुत बड़ी लूट हुई है और ये 5 लाख की लूट हुई है। और इस लूट में जब आईबीसी 24 की थाना इंचार्ज एसएचओ अनिल कुमार सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लूट नहीं है, इनका आपस में कुछ लेन देन है और उस लेन देन के तहत ये कुछ जो है आरोप है कि इनके पैसे कुछ काम के उस वजह पैसा लिया था और इसके बाद इन्होंने फिर इनको दिया नहीं, फिर क्या था। और आज सुबह लगभग 7 बजे पुलिस मीडिया एक शॉर्ट और एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा की बाइट भी डालता है। मैं वो बाइट आपको सुनाना चाहूंगा और एक शॉर्ट हमारे पास, पहले आप सुनिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि घटना थी क्या पूरी। जी क्योंकि अखंड देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने मीडिया को उस समय मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं गुमराह किया। अब गुमराह के बाद ये जब लूट हो जाती ना अखंड, तो एक पुलिस का पैमाना होता है, उस पैमाने के तहत पुलिस उससे कार्यरत होती है और कार्यरत के हिसाब से मतलब पुलिस नहीं चाहती कि उनकी शीशा लेदर हो। एकदम स्पष्ट बात है, पुलिस नहीं चाहेगी कि लूट में क्यों, क्योंकि शीशा लेदर होगी। यहां से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक लूट हो गई, लूट 5 लाख की लूट हो गई और आपका एसएचओ और क्षेत्राधिकारी डिनाई कर रहा है कि लूट नहीं है।
और फिर उसी को आप लूट दिखा रहे हैं कि लूट हुई और लूट में मुठभेड़ हुई। उसी मुठभेड़ में आपके टीम ने जब उनको पकड़ा, धरपकड़ की गई, तो यहाँ एक नहर है लोलियाहार करके, थाना मिल एरिया में ही पड़ता है, शारदा नहर, उसी में क्रेटा गाड़ी से रात को ये बदमाश जा रहे थे और उसी समय ये जो है मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पैर में उसके गोली लगी। आखिर जब लूट नहीं हुई थी, मेरा पुलिस से एक सवाल है, अगर रायबरेली पुलिस ये जताना चाहती है कि मीडिया के कानों में कोई खबरें नहीं, मीडिया के सूत्र इतने तगड़े होते हैं ना कि शायद पुलिस के भी सूत्र इतने तगड़े नहीं होंगे, तो पुलिस उस समय अपने मतलब, खैर ये अच्छा रहा कि 24 घंटे भी नहीं बीते, इस लूट का खुलासा हुआ, इनकाउंटर हुआ और सब कुछ उसमें सामने आया। ये अच्छी बात थी पुलिस की तरफ से। और डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी रायबरेली जब से पुलिसिंग देख रहे हैं, तब से ऐसी अच्छी अच्छी खबरें पुलिस के लिए गुड वर्क निकल के भी आ रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर लूट हुई और उस पर कोई कंफर्मेशन आ रहा है, पुख्ता सूत्रों ने बताया कि लूट हो गई, एसएसओ उसको डिनाई कर रहा है और रात को इनकाउंटर के शॉट्स आ रहे हैं, तो इसको क्या माना जाएगा जी? इंद्रवीर, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक तरफ पहली बात तो लूट की घटना से इनकार किया जाता है, दूसरी तरफ एक कहीं ना कहीं एक मुठभेड़ भी होती है। तो लूट की घटना फर्जी है या मुठभेड़ फर्जी है, पहले तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार किनके दावों में सच्चाई है। पहली बात, एसएचओ अगर कह रहे हैं लूट हुई नहीं, तो आखिरकार मुठभेड़ क्यों हुई? अगर मुठभेड़ हुई तो किसी और कारण की वजह से मुठभेड़ हुई या किसी और घटना में मुठभेड़ हुई? आखिरकार दोनों बात दिलचस्प है। आखिरकार इसको माना क्या जाए, फर्जी कौन सी घटना है? लूट वाली घटना फर्जी है या मुठभेड़ फर्जी है? देखिए, अगर लूट की घटना तो फर्जी नहीं है। अगर लूट की घटना फर्जी होती तो शायद इज नॉट करेक्ट टाइम की ये इनकाउंटर के शॉट आते। अगर लूट नहीं हुई होती तो ये इनकाउंटर तो नहीं होता भाई, अपराधी धरपकड़ होता। लेकिन ये लूट की जो वीडियो आए हैं, जो बाइट आई है संजीव कुमार सिन्हा एडिशनल एसपी की, अगर लूट थी तभी ये घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी रायबरेली पुलिस ने। छोटा क्राइम होता तो शायद ये इनकाउंटर नहीं होता। तो इसका मतलब पुलिस मीडिया से छिपा रही थी कि शीशा लेदर ना हो, थूथू ना हो। और अगर थूथू इनकी होने से बची है तो वो रायबरेली पुलिस ने ही बचाया है, सोजी ने बचाया, सर्विलांस ने बचाया। जो इनके अपने यंत्र है, जो इनके तंत्र है, उसको रायबरेली पुलिस ने झोंक दिया और 24 घंटे के अंदर रायबरेली पुलिस को सल्यूट है इस काम के लिए। लेकिन अगर ये खबरें न चले मीडिया में कि थाना मिल एरिया में लूट हो गई और मीडिया के सूत्रों पे उसको एसएचओ या क्षेत्राधिकारी को डिनाई करना, ये बड़ा सवाल उठता है कि आजकल अब मीडिया को सिर्फ गुडवर्क के लिए बुलाया जाता है और गुडवर्क है तब मीडिया जाएगी, तब आपको मीडिया दिखेगी। अदरवाइज पुलिस आपको अपना वर्जन नहीं देगी, चाहे वो लूट हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इस तरीके नहीं चलेगा। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल इंद्रवीर, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होती कि एक तरफ लूट की घटना कोई डिनाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुठभेड़ भी हो रही है। आखिरकार अपराधी ने अपराध किया ही नहीं तो आखिरकार मुठभेड़ किस बात की हुई, किस बात के लिए मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, क्यों एनकाउंटर किया गया? अगर वो किसी और मामले में दोषी था, किसी और मामले में आरोपित था, या जितने भी वीडियो वायरल हैं ये फर्जी है, ये भी आप कह दीजिए वीडियो फर्जी है, लूट की घटना फर्जी है, फिर सवाल खड़े होते हैं कि अगर वीडियो फर्जी है, लूट की घटना फर्जी है, तो मुठभेड़ आखिरकार सही कैसे हो सकती है, ये फर्जी क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं वही बार बार कह रहूंगा और फिर यही कहूंगा कि मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अभी हर एक पुलिस ने अपना गुडवर्क दिखाने के लिए यूज करा जा रहा है। अगर मीडिया सच्चाई दिखा रही है, हकीकत दिखाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको आउट ऑफ द वे जाकर बहुत सारी चीजें खोनी पड़ रही हैं। लेकिन ये आईबीसी 24 है, ये डंके की चोट पर पत्रकारिता करता है और करता रहेगा आगे भी। लेकिन हम अपनी और जो हमारे पास सूत्र है, जो हमारे पास खबर है, उसको हम तथ्यों के साथ दिखाएंगे। हम ये खबर ब्रेक भी करते लूट की, लेकिन चूंकि लूट बड़ी थी, 5 लाख की लूट थी और उस लूट में मीडिया के सामने या हमारे पास उस तरीके पुख्ता सबूत नहीं आ पाए थे। नहीं, उसी दिन ये घटना का रायबरेली मीडिया में या कहीं पे भी कोई चलाता ना चलाता, आईबीसी 24 डंके की चोट पे चलाता, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था कि ये लूट है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू क्षेत्राधिकारी, अकॉर्डिंग टू एसएचओ मिल एरिया ने इसको डिनाई किया, तो हमें भी लगा कि नहीं यार, हो सकता है कुछ इनका आपस में। लेकिन जब ये सुबह सुबह घटना आई कि नहीं यार,
सकती है, ये चीजें हैं। और आज इसका खुलासा किया गया तो ये देख सामने से लगा कि ये लूट थी, इस लूट को छुपाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। अगर लूट छुपा रहे, रायबरेली पुलिस का अच्छा गुड वर्क है, मैं फिर कहूंगा। और रायबरेली पुलिस के गुड वर्क को लेकर के या किसी चीज को लेकर के हमने भी उस स्तर पर जाकर के दिखाए हैं, अच्छाइयां दिखाई हैं, बुराइयां दिखाई हैं और सारी चीजें हैं। लेकिन ये कार्यशैली पुलिस की एक दूसरे अंदाज के, दूसरे पैटर्न के इस समय रायबरेली में चल रही है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, अगर देखिए गुड वर्क होता है और गुड वर्क दिखाया भी जाता है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसे बिल्कुल दिखाने में कोई परहेज थोड़ी है, हम दिखाते नहीं है क्या कि आपने अच्छे काम किए। लेकिन सवाल आकर ये खड़ा होता है, अगर हमने खुद दिखाया है, हमने खुद दिखाया, हमने खुद दिखाया है और अच्छा काम भी दिखाया है। लेकिन अगर आप अच्छे काम अपनी 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 सच्चाई को आप छिपाओगे और वही सच्चाई 2 दिन बाद उजागर होगी, तो ये कहाँ का आपका वो है? आप गुड वर्क के लिए मीडिया नहीं है यार। गुड वर्क आप अपने सोशल मीडिया से करेंगे। लूट की घटना को अगर ये मान लेते हैं कि लूट की घटना हुई है, उसके बाद इस तरीके का एनकाउंटर करते और लूट का सामान बरामद करके अपराधियों को पकड़ते, तो ये जो गुड वर्क है, जो अभी नीपापोती करनी पड़ रही है, पहले मुठभेड़ फर्जी है, अरे मतलब लूट की घटना फर्जी है, फिर इस तरीके की चीजें अब आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि अगर लूट की घटना ही फर्जी थी तो क्या मुठभेड़ फर्जी है? फिलहाल पुलिस का अपना काम है, अपना तरीका है और इसी तरीके के लिए जानी भी जाती है, कई ऐसे कारनामे करती जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो ना सिर्फ लोकप्रिय होती है, बदनाम भी होती है। बहुत सारे ऐसे कारनामे अभी जब हमारे सारे साथी जाएंगे तो एक खबर लखनऊ से ही बताएंगे। इतनी दिलचस्प है कि किस तरीके से पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है किस तरीके से लेके जाती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज? देखो अखंड, हमारे पास एक विजुअल है, मैं विजुअल को कहूंगा कि क्या हो जाए, क्योंकि वीडियो के आधार से ही पूरी खबर है। और खबर ऐसी है कि आप देखेंगे, खुद सोचेंगे कि जिसका 30 साल से नगर पालिका पर कब्जा है और नगर पालिका पे कब्जा होने के बाद भी नगर पालिका के बोर्ड में इस तरीके से रोड है और रोड है, नालियां, ऐसी कई फैक्ट है हमारे पास। लेकिन मैंने एक फैक्ट सुन करके दिया है और वो फैक्ट काफी ज्यादा करते हैं कि किस तरीके से अखंड नगर पालिका की प्रमुख हो रहा है। तो आपको बताते चले कि 30 साल से ऐसी व्यक्ति का कब्जा बना हुआ है लगातार। एक मिनट रुकिएगा, किसी ज्ञानेंद्र, राम कुमार जी अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप। बताइए ज्ञानेंद्र। एक ही शख्स का कब्जा बना हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, निर्दलीय से हो, लगातार चुनाव जीतते चले हैं। सबसे पहले भी आज से कुछ पहले 10 महीने के आसपास पहले मैंने लगातार नगर पालिका का चुनाव जब उपचुनाव होता है तो मैंने लगातार बताया था कि किस तरीके से ऐसी पार्टी का कब्जा है। लगातार विरोध भी उनके लिए हुआ था, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी से विरोध भी गए थे। लेकिन देखिए, एक वार्ड पड़ता है, देवकली वार्ड के पास में एक वार्ड पड़ता है, वहां पे एक रोड है और रोड का हालात ऐसे है कि आज मेरे पास सुबह कॉल आई और उन्होंने कहा ये खबर कर एक आदमी जाएंगे वहाँ पे पता लगा मेहनत करता है तो आराम से बैठा है। देख रहे हैं कि वो व्यक्ति खुद मुझे शॉर्ट बना करके भेज रहा है। मैं इसके कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आबादी है, न वहाँ पे नालियां है, न वहाँ पे सड़कें हैं, न वहाँ पे आने जाने के सही से रास्ते हैं। स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, खास तौर पर देखिए टीचरों के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो पूरा मामला देख रहे हैं ना, ये पूरा मामला इस तरीके से कह सकते हैं कि घरों तक जिस तरीके से रहेगा। फिलहाल ये तो मैं कहूँगा कि अगर नगर पालिका की लापरवाही है तो वहाँ के रहने वालों की भी लापरवाही है। अगर नगर पालिका की ओर से कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई है तो आपको भी उसको देखते हुए करना चाहिए, पब्लिक को आम लोगों को दिक्कत न हो। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है कि नगर पालिका का कोई भी सदस्य कह सकते हैं नगर पालिका के दौरान हर एक घरों तक पहुंचा है, लेकिन समस्याएं कितनी बड़ी है उसको कहते हैं कभी भाषा ये हर तक हो गई है, ये कह सकते हैं। और कई घर में कहा जाता है खुद भाषा में कि
तो लेकिन इसका जो बार बार लोग यहाँ की पब्लिक कर रही है, क्या एक ही वार्ड की बात नहीं करेंगे? देखिए अकलपुर वार्ड है, आपका बेगम वार्ड है, कई वार्ड ऐसा है, बेकली वार्ड है, आपका और क्योंकि नगर पालिका का विस्तार भी हो रहा है और सीमा क्षेत्र भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब वर्कलोड भी हो रहा है, लेकिन वर्कलोड के हिसाब से संविदा कर्मचारियों को भी तो भर्ती की गई है, लेकिन नगर पालिका के लिए एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम नेता जी इस समय तो है नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन यहाँ के बीच चला रहे हैं एक तरीके से एक विनय सिंह है जो कि उनके देवर है और उनके सुपुत्र है विशाल प्रताप सिंह वो है। तो देखो हरि प्रताप लगातार यहाँ पर हरि प्रताप का 25 साल से कब्जा था, अभी हाल ही में चुनाव हुए, भाजपा नेताओं से विजय हुए, विजय होकर के फिर से बने हैं, फिर 27-28 के आसपास में चुनाव हो रहा है नगर पालिका का और फिर से कहीं शुष्क हमें नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे समय में थोड़ी देर में इस खबर को करना जरूर जाऊंगा और अधिकारियों से बात जरूर करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ये मुझे याद है जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी प्रेजेंट है अपना नेताजी कई बार गए थे क्योंकि नाराजगी थी चुनाव के दौरान, नाराजगी काफी थी उन लोगों की, लेकिन वोट दिया उनको कि हाँ इस उम्मीद से दिया था कि जो है आपकी सरकार बनाएगी, सरकार बनने दीजिए, नगर पालिका में हमको बैठने दीजिए, सरकार बनेगी, लाइनें बनेगी और विश्वास में होगा सरकार बनने के अलावा और एक सबसे बड़ी चीज वहां लगा है वो तक वहां पे बिजली के पोल वहां लगे हैं। देखिए लोग तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में तार खींचे हुए हैं, बिजली के पोल तक वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन देखिए जो स्मार्ट है क्या कहते हैं मीटर ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे दिए गए हैं, लेकिन जो नए मुद्दे हैं वो सब कुछ गायब है। तो इसको लेकर के मैं प्रतापगढ़ के डीएम की बात करूंगा और खासतौर पर नगर पालिका अध्यक्ष का बयान खासतौर पर सामान्य लोगों से बाहर डाला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एक वार्ड पूरी तरीके से और हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, कहा जा सकता है कि मुख्य मार्ग उन लोगों के लिए है और सबसे बड़ी समस्या होती है ऑफिस और सबसे बड़ी समस्या होती है सुबह 7, 8, 9 के बीच में बच्चे स्कूल जाते हैं और वेल मेंटेन होकर के उनके जूते गंदे हो जाना, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर स्कूल में जूते गंदे पहन के जाते हैं तो कितनी डांटें पड़ती हैं प्रिंसिपल और स्कूल टीचर से, तो खासतौर पर बच्चों की नाराजगी खासतौर पर बताई जा रही है। अखंड अखंड आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हटा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श कौन सी बड़ी खबर है? अखंड आज हम बताना चाहेंगे हम हरदोई जनपद के आज हम बाबा मंदिर के बादशाह चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर 19 नवंबर को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के द्वारा ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पुलिस चौकी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया, इसका भूमि पूजन भी हो चुका था। आज यहाँ पर चौकी बनने जा रही है, तो यहाँ पर कुछ अगर बात करें तो स्थानीय लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ देर में वार्ड मेंबर अमित त्रिवेदी रानू आए, आज हम बात करेंगे जो यहाँ क्षेत्र के वार्ड मेंबर हैं और हम आपको टंकी को दिखाएंगे थोड़ा। ये यहाँ पर ये पुलिस चौकी बनने जा रही है, ये देखिए ये यहाँ पर जो है पुलिस, ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर पुलिस चौकी बनने जा रही है और इसी के कुछ हरदोई बाबा मंदिर है, यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते थे, यहाँ कई वारदातें हो जाती थी, चैन स्नेचिंग की है, यहाँ गाड़ियां गायब होती थी, उसी को लेकर यहाँ पर के द्वारा तो आबकारी मंत्री के द्वारा यहाँ पर टंकी जो यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है। यहाँ पर हम दिखाना चाहें यहाँ पुलिस कर्मी भी खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मी भी खड़े हुए, सभी लोग देखिए खड़े हुए और इन्हीं की देखने में यहाँ पर टंकी का। अब हम वार्ड मेंबर से बात करेंगे कि आखिर क्या है। सर क्या नाम है आपका? यहाँ पे आए थे। क्या नाम है आपका? अमित त्रिवेदी जी। और माननीय योगी राज में और माननीय नितिन अग्रवाल जी के राज्य में अधिकार हो रहा है, चौकी बन रही है। यहाँ पे बाबा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सोमवार को क्या भीड़ होती थी, उसको नियंत्रण करने के लिए और गुंडे अपराधी रोकने के लिए आज घटनाएं होती थी। एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया, इस चौकी का निर्माण हो रहा है।
इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? माननीय नीति अग्रवाल जी द्वारा किया गया था, 19 नवंबर को किया गया था। और इसके लिए जितनी सराहनीय की जाए माननीय मंत्री जी की वो कम है, वो अच्छा काम है। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और यहाँ की नौजवान सुरक्षित रहेगा और अपराधी पर अंकुश लगेगा। और योगी आगे अपराध खत्म हो चुका है, जो लावा का अपराध अपना शून्य बराबर है, कोई अपराधी नहीं है, सब अपराधी जेल में करने चले गए। लेकिन अब ये आबादी बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो ये अच्छा कार्य हुआ। हमारे साथ तो पब्लिक की बात छोड़ दें तो यहाँ चौकी में बनने कैसा लग रहा है आपको? आइए कैमरे सामने। बहुत अच्छा है। यहाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत भीड़ होती है। अपराध भी छोटे मोटे हो जाते हैं, अपराध बंद हो जाएंगे। हमारा मोहल्ला जो है ये भी सुरक्षित हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्य मंत्री जी का है, योगी जी के राज्य में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और यहाँ का प्रधान जी सर क्या है मामला यार, ये चौकी बने कैसा लग रहा है आपको? ये हमारा वापसी हो रहा है, रोड से आता है और बहुत ही भव्य और सराहनीय कार्य माननीय मंत्री जी द्वारा जो एक भूमि पूजन निर्माण का 19 नवंबर को किया गया था। आज इसका नींव जो है खुदने लगी है और आज से भूमि पूजन का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। अगर जी आप कुछ सवाल करना चाहें हमारे सामने, इसमें वार्ड मेंबर जी हैं साथ में, आप कर सकते हैं जी। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से आदर्श एक निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सभी वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए एक सहूलियत भरी खबर है। और अगर इस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं जो पुलिस चौकी वहां पर है अगल बगल, जो भी अगल बगल पड़ेगी, तो तमाम लोगों को जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं या जो लगता है कि शिकायत करने के लिए कोई स्पेस नहीं था, वहां जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। राम कुमार रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं इटावा से, बताइए कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर लीजिए राम कुमार जी। जी अखंड जी, में एक ऐसी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं जहां ग्राम प्रधान के द्वारा काफी सराहनीय और विकास कार्य कराए गए हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि ग्राम प्रधान पर एक लंबा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तालाब में जिस तरीके से मिट्टी की खुदाई की है तो वहां पर जो है उसकी मिट्टी बेची गई है। लेकिन कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ का जो ग्राम प्रधान के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं काफी सराहनीय कार्य देखे जा रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराए गए। क्योंकि देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान जब विकास कार्य अच्छे कराता है तो कुछ लोग रोड़ा बनते हैं जो विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। उसको देखते हुए आज मैं ऐसी पंचायत में है जो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं जानना चाहेंगे अगर किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और क्या ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराए गए हैं। सर मैं डॉक्टर राजेश निश्चिनापुर, हमारे प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे अस्पताल बनवा दिया, रोड की सफाई करवा दी खुद अपने पैसों से, गांव से सहमत होके सब काम बढ़िया किया। गांव में गंदगी बहुत थी, गांव में इतनी बढ़िया सफाई की। कुछ चंद लोग हैं जो 5% है गांव के विकास में दखल दे रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन की वजह से। आगे इलेक्शन आ गया इसकी वजह से, नहीं तो गांव की गलियों में 1-1 फुट चौड़ा रहता था, जिसमें मंदिर में आने जाने वाली औरतों को भी पैर में साड़ी ऊपर उठा के आना पड़ता था, बहुत गंदगी होती थी। आने वाले मेहमान भी यहाँ पे आने बंद हो गए थे। और इसका इतना बढ़िया काम किया इस कार्यकाल में, लोग परेशान होके उनकी काट करने लगे तो सबकी इलेक्शन की वजह से। बाकी बहुत अच्छा काम किया। देखिए ये ग्रामीण थे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के यहाँ अगर विकास कार्य कराए जा रहे हैं तो काफी सराहनीय विकास कार्य देखे जा रहे हैं। क्योंकि काफी गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ एक अस्पताल भी खोला गया है, बारात घर भी बनाया गया है, पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है और यहाँ जो तरीके से गलियों का जो विकास कार्य था वो भी कराया गया है और तालाबों की सफाई भी कराई गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पूरी तरीके से इन पर आरोप भी लगाया जा रहा है और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये काफी सराहनीय विकास कार्य देखे जा रहे हैं। क्योंकि ये अहम बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छता मिशन के पूरी तरीके से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था की जा रही है, तो यहाँ वो भी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा खंड जी की आखिर जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, लोग आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके की ग्राम प्रधानों पर अगर आरोप लगेंगे तो विकास कार्य कहाँ से हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके के विकास कार्य गांव में हो रहे हैं, ग्राम निवासियों को कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आता है। तो अगर कुछ इस तरीके के आरोप लगते भी हैं तो वो कौन लोग हैं, क्या वजह है इस तरीके के आरोप लगाने के पीछे, कौन सी वजह निकल करके सामने आ रही है?
देखिए अखंड जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रामीणों की बात अगर बात किया, जिनसे मैंने बात की, तो उनका कहना है कि कुछ लोग जो है विपक्ष के लोग हैं, जो पहले चुनाव में जो इनकी जो हार हुई थी, वही लोग जो है अच्छे विकास कार्यों पर रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले 2026 में एक बार फिर ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस वजह से इनको आरोप और प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से विकास कार्य कराया जा रहा है, वो देखा जा रहा है, तो ग्रामीण काफी लोग जो है ऐसे कुछ इस विकास कार्य से काफी खुश देखे जा रहे हैं। कुछ चंद लोग जो हैं, जो आने वाले चुनाव में एक बार फिर कहीं ना कहीं रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राम कुमार राजपूत जी, सबसे बड़ी बात यही है ना कि आखिरकार कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। किसी को किसी का काम पसंद आता है, किसी को काम नहीं पसंद आता है। तमाम ऐसी चीजें ग्राम पंचायतों में देखने को मिलती है कि ग्राम प्रधान की सबसे बड़ी समस्या होती है। वो काम कराता है, बजट एक आता है, उस बजट के हिसाब से भी काम करा पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सबके यहाँ सारी चीजें व्यवस्था करा देगा। एक ही अपनी जो भी 5 साल के कार्यकाल होता है उसके अंदर सारा सारा काम करा लेगा। बहुत से लोग नाखुश होते हैं कि उस जगह तो काम हो गया, हमारे यहाँ नहीं हो पाया। उसका एक टेन्योर है, तरीका है। बिल्कुल कहीं जगह पर कहीं कहीं पर ग्राम प्रधानों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। पर अगर साफ तौर पर चुनावी चुनावी रंजिश कह लीजिए, अगर इस तरीके की बातें, तो अलग विषय है। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होगा, ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, तो उसको देख करके भी हो सकता है आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चले। लेकिन अगर कहीं पर विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, तो अगर उसके बाद वहां के जो ग्राम निवासी हैं उनमें खुशी की लहर है, उनको खुशी है कि हमारा ग्राम प्रधान अच्छा काम कर रहा है, तो फिलहाल ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर काम नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर ग्राम प्रधान पे उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए राम कुमार जी। आपको एक खबर बताते हैं, जिस तरीके से खबर है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, तो लगातार सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश में। एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और वो भी राजधानी लखनऊ से सटे हुए इलाके की बात कर रहा हूँ, बाराबंकी से, जहां पर लोग यूट्यूब से देख करके पेट का ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग यूट्यूब से देख करके पढ़ना सीख लेते हैं, गाना सीख लेते हैं, खाना बनाना सीखते हैं। लेकिन एक बड़ा ही अलग सा एक खबर है, क्योंकि जब बाराबंकी से खबर निकल करके सामने आई कि यूट्यूब के माध्यम से एक झोला छाप डॉक्टर और उसका भतीजा एक महिला का ऑपरेशन करता है, पेट का ऑपरेशन करता है। जब वो ऑपरेशन करता है, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हो जाती है उससे, जिससे कई सारी नसें फट जाती हैं और महिला की मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचिए कि जो लोग यूट्यूब गाना सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, खाना बनाने के लिए, किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके के झोला छाप जो डॉक्टर हैं, वो इस तरीके से ऑपरेशन भी करने लगे हैं यूट्यूब के माध्यम से। क्या हालात है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। सबसे बड़ी बात है कि पहले वो प्रधान रह चुका है, उसके बाद वो महंत हो गया, और महंत के बाद उसका मन किया कि अब कुछ डॉक्टरी की जाए, तो उसने एक क्लिनिक खोल ली। और जिस तरीके से उसने क्लिनिक खोली, इस तरीके का रुआब बनाया कि वहां पे लोग जाने भी लगे। और सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है कि इस पूर्व प्रधान ने, पूर्व महंत ने डॉक्टरी के लिए अपनी घर में क्लिनिक खोली। और वहां पर जब लोग पहुंचे तो बाकायदा ऑपरेशन करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया, और यूट्यूब के सहारे से ना सिर्फ एक पीड़ित महिला की मौत हो गई, बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ गया। सबसे हैरानी की बात है कि सीएचसी के जो अधीक्षक है उस जगह के, उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने सील कर दिया। चाचा और भतीजे की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से सटे हुए इलाकों में इस तरीके से छोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप में समझ से परे है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम जगहों पर जब कोई घटना घटित हो जाती है तो सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर लगातार इलाज के नाम पे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है कि लगातार इनके चंगुल में फंसकर लोग अपनी जिंदगी गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल और केवल कुछ होता है जब कोई घटना घटित होती है, जब लोग सड़क पर रख करके शव प्रदर्शन करते हैं समझाने के लिए, उस जगह पर जाकर के उस सीलिंग की कार्रवाई हो जाती है, नाम बदल जाता है, अस्पताल का नाम बदल जाता है, हो सकता है कुछ जगहों पर लोकेशन भी बदल जाए, डॉक्टरों के नाम बदल जाते हैं, फिर से कारोबार शुरू हो जाता है, फिर से उनकी दुकान चलने लग जाती है। शायद इस नाकारे सिस्टम की एक सबसे बड़ी वजह है कि किस तरीके से जो ये झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं और बेचारे मासूम लोग अपनी जिंदगी यूं ही दांव पर लगा रहे हैं। हमारे साथ सरफराज जुड़ चुके हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें आज बहराइच में एक बड़ा हादसा हो गया। रुपैड़िया के पास जो हादसा हुआ है, ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें खैर
किसी की जानहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है और ड्राइवर घायल हो गया है। उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दिन पे दिन सरफराज, ये किन हादसे वजहों जो से ये जी, हादसा, जी। किन इसके पीछे वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? कोहरे के कारण बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है, कोहरे के कारण। देखिए, कोहरे के अब कारण लगातार इस तरीके के हादसों की भरमार है, जगह जगह इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। ट्रक से भिड़ंत हो जा रही है, बस की भिड़ंत हो जा रही है, टाले की भिड़ंत हो जा रही है, तमाम गाड़ियों की जो है भिड़ंत हो जा रही है। इसको लेकर के क्या जो आरटीओ प्रशासन है या फिर एनएचएआई के जगह जगह पर जो भी इंडिकेशन है, क्या वो नहीं दिखाई देते कि लोग इस तरीके से हादसों का शिकार लगातार होते जा रहे हैं सरफराज? अब अखंड जी आपको बता दें, ज्यादातर पुलिस तो आप देखे होंगे कि चौक चौराहे पे सिर्फ हेलमेट को ही लेके वो चालान करते नजर आते हैं और अगर गाड़ी खड़ी भी हुई है तो खड़ी गाड़ियों का भी चालान ये कर देते हैं। एक मामला आपने देखा होगा, हरदोई का आदर्श जी ने दिखाया था, फोर व्हीलर पे उन्होंने हेलमेट का चालान कर दिया था। आप बताइए कितनी बुरी समस्या है और लोग परेशान हैं। जैसे अपने घर से लोग सामान लेने के लिए चौराहे पे जाते हैं, चौराहा मुश्किल से 10 कदम पे, वो लोग हेलमेट लगा के कहाँ जाएंगे? तो अब नहीं, देखिए इसको देखते देखिए हुए सरफराज, बिल्कुल देखिए, ये अपनी जगह पर एक तर्क हो सकता है कि हेलमेट लगा करके कहाँ जाएंगे 10 कदम। देखिए, मौत चौराहे गली मोहल्ले का इंतजार नहीं करती है, कोई घटना दुर्घटना का इंतजार नहीं होता, समय होता है। कोई भी घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। फिलहाल ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये बिल्कुल आपने वाजिब जो पॉइंट सवाल उठाया है कि आखिरकार जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करने के लिए, वो इस समय व्यस्त केवल और केवल चौक चौराहों पर चालान काटने में जी, बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही बात आप जी, कह रहे हैं सरफराज, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती है कि कभी जी, पार्किंग के नाम पर नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती है उसके नाम पर चालान काट दिया जाता है। इस तरीके से जी, आदर्श ने भी दिखाया था किस तरीके से फोर व्हीलर पे हेलमेट का चालान काट दिया गया। और ऐसा एक नहीं, कई ऐसे मामले हैं जहां पर लगातार सवाल खड़े होते रहे कि क्या टारगेट के चक्कर में उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके से बेपरवाह बनी हुई है और इसी तरीके से बिना मन के जहां भी मिल गया उसका चालान काट दो। सबसे बड़ी बात है, इन चलान। चालान से कोई मतलब नहीं है, लोगों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि लोगों को घर से निकलना चाहिए तो हेलमेट लगा के निकलना चाहिए, चाहे वो 10 कदम की दूरी पे हो चाहे 100 कदम की दूरी पे हो। लोगों को घर से निकलना चाहिए तो सीट बेल्ट लगा के निकलना चाहिए, चाहे कहीं भी जाइए। ऐसे तमाम हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देते। शायद यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक रोड एक्सीडेंट्स में ना सिर्फ लोग अपनी जान गंवाते हैं, बल्कि ऐसे हादसे पूरे के पूरे परिवार को भी खत्म कर देते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस या जो तमाम विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस वक्त मस्त कहां पर है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ना कोई प्रभावी कदम जरूर उठाने चाहिए। जैसा कि सरफराज ने बिल्कुल, बताया कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे हादसों में जनहानि होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो भी जरूरी कदम हो, जरूरी उपाय हो, उसको जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और कारनामा आया है और कहीं ना कहीं कारनामा ही कहेंगे। बिल्कुल सही बात है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईजी रैंक के अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। देवरिया में एक मामला उनके खिलाफ लखनऊ की ताल कटोरा पुलिस ने एक दर्ज किया था। उस मामले में पुलिस ने जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि देर रात अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, आईजी हैं और अपने आगे जबरिया रिटायर लगाते हैं, उनको गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात है कि देर रात जब वो दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे तो शाहजहांपुर में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही है कि ऐसा लग रहा था कि 10 से 15 लोग आए, बिना वर्दी में थे और उनको जबरदस्ती कहीं लेकर के जा रहे थे। पहले तमाम तरीके की खबरें आने लगी कि उनकी किडनैपिंग की खबरें आई, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएचओ जो ताल कटोरा के, उन्होंने फोन करके जानकारी दी कि देवरिया में एक मामला दर्ज है और उसमें वो सहयोग नहीं करते जांच में, इस वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। सॉरी, बड़ा मामला है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक पूर्व अधिकारी को इस तरीके से देर रात पुलिस को, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? बड़ा सवाल है। वो भी गिरफ्तारी के लिए देर रात क्यों चुना गया? बड़ा सवाल है। आखिरकार एक अधिकारी जो लखनऊ में कई बार मिल जाते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आखिरकार पुलिस को ट्रेन के अंदर जब वो ट्रेवल कर रहे थे उस समय ही क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? बड़ा सवाल है। फिलहाल कोई भी मामला हो, धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है कि देवरिया में दर्ज एक औद्योगिक भूमि को लेकर के कि फर्जी तरीके से जब वो एसपी थे वहां पर, तो उन्होंने अपने प्रभाव चलते अपनी पत्नी के नाम पे एक औद्योगिक प्लॉट करा दिया था। लेकिन जो कुछ भी हो, जांच होनी चाहिए, उसमें सहयोग की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को, जो एक सम्मानित पद पर बना हुआ रहा है, जिसको 2021 में रिटायर कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या उस अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित है?
किस वजह से इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा, ये बात बाद में पता चलेगा कि आखिरकार क्या मजबूरी थी कि देर रात उनको ट्रेन से ही गिरफ्तार किया गया। जैसी जानकारी है फिलहाल, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, और उनकी पत्नी ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पुलिस की कार्रवाई पर पुलिस क्या बयान देती है और किस तरीके की बातें रखती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। धन्यवाद।